तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। सो व्हाट आर रियल नंबर्स? अभी हमने पढ़ा था टाइप ऑफ नंबर्स के अंदर, एक टाइप पढ़ा था रेशनल नंबर्स, है ना? एक टाइप क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर। और एक टाइप पढ़ा था हमने कौन सा? इररेशनल नंबर। याद है ये? रेशनल नंबर कौन से थे? The number which can be represented in the form of p upon q where q not equal to 0, p and q are integer। ऐसे नंबरों को क्या बोला जाता था? रेशनल। और दूसरा क्या? इररेशनल। कौन से? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर्स थे उन्हें क्या बोला जाता था? इररेशनल नंबर, है ना? जिसके अंदर रूट्स आ रहे थे, पाई आ रहा था, एंड ऑल दी वैल्यूज विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो सब कहां आ रहे थे? इस कैटेगरी में। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो टोटल सेट बनेगा वो किसका बनेगा? रियल नंबर्स का। ये सारे नंबर्स का सेट क्या कहलाता है? रेशनल प्लस इररेशनल दोनों मिलाकर जो सेट बनेगा, जो नंबर्स का सेट बनेगा, दैट सेट इज कॉल्ड रियल नंबर। उसे क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद आता है क्या? जो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, ये तो हो गई डेफिनेशन रियल नंबर की। ठीक है? रियल नंबर्स क्या है? रेशनल प्लस इररेशनल। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम, थ्योरम कौन सी है? दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है। याद रख लोगे? स्टेटमेंट क्या है इसकी? एनी नंबर, ऐसे लिखो इसको, कंपोजिट नहीं, एनी नंबर ग्रेटर देन 1, एनी नंबर ग्रेटर देन 1। नंबर में भी स्पेसिफिकली कौन से? एनी नेचुरल नंबर। कौन से? एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी represented as the product of prime numbers, as the product of prime numbers। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एज वेल दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये कैसी होती है? यूनिक। हर नंबर के लिए यूनिक होती है, ऐसा नहीं है कि हर बार अलग अलग आएगी, हर बार सेम आएगी। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट ऑर्डर, एक्सेप्ट इज इट्स ऑर्डर। यानी नंबर आगे पीछे हो सकता है। जैसे 6 की बात करते हैं, अगर 6 एक नंबर है और 6 के फैक्ट इसको एज ए प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हर बार मुझे 2 × 3 ही मिलेगा। बट इसको हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, इसको 3 × 2 लिखा जा सकता है। बट यू कैन सी कि नंबर तो सेम ही है, बस ऑर्डर चेंज किया हुआ है। नंबर आगे पीछे लिखे हो सकते हैं लेकिन नंबर हर बार सेम ही आएंगे इनके। तो जो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है, irrespective of its order। एक्सेप्ट स्पेलिंग गलत है, एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। लिख लिया ये? इस पेज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पूरे में। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या जो एग्जांपल में भी है तुम्हारे। क्वेश्चन क्या है? शो दैट
4 to the power n never ends with 0, never ends with 0। यानी जो लास्ट का डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट होता है किसी भी नंबर का, कोई नंबर तुमने लिखा 61250, इसको बोलते हैं लास्ट यूनिट डिजिट बोलते हैं इसे। ये कभी भी 0 नहीं आएगा। 4 टू दी पावर n कर रहे हैं, लाइक n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, n की वैल्यू मैंने 1 रखी, 2 रखी, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख रहे हो, वट एवर द वैल्यू आर राइटिंग, कभी भी ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। मुझे ये शो करके दिखा, ठीक है। तो 0 का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, अगर इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने का मतलब है कि 10 उस नंबर का एक फैक्टर है, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 एंड 5। यानी अगर कोई नंबर 10 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर श्योरली 2 के टेबल में भी आ रहा होगा और 5 के टेबल में भी आ रहा होगा। ये तो क्लियर है ना। तो ये नंबर जो ये 4 टू दी पावर n के बारे में चेक करना है मुझे। तो अगर किसी नंबर की फैक्टराइजेशन में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है तो मल्टीप्लाई होकर 2 5 का क्या बन जाएगा, 10। तो वो नंबर 10 के टेबल में आएगा, मतलब उसके लास्ट में क्या आएगा, फिर 0 जरूर आएगा। तो हमें चेक करना है कि अगर मुझे शो करना है कि कोई नंबर 0 से एंड होता है, इसका मतलब मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि वो 10 के टेबल में आता है, और 10 के टेबल में तब आएगा जब वो 2 और 5 के टेबल में आएगा। तो क्लियर कट बात ये है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उस नंबर के पास 2 और 5 एज ए फैक्टर होते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों नंबर आने चाहिए, तब वो क्या होगा, 10 के टेबल में आएगा, ठीक है, तब वो 0 से एंड हो पाएगा। कुल मिला के बात ये, ठीक है ना। ऐसे करना है अपने को। तो अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है, अगर कोई नंबर को शो करना, दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, कि अगर कोई नंबर को मुझे शो करना है कि वो 0 से एंड हो रहा है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि उसकी फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों आते हैं, ठीक है। अगर 2 और 5 में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो 0 से एंड नहीं हो सकता। 2 आ गया 5 नहीं आया, 5 आ गया 2 नहीं आया, इन दोनों केस में क्या होगा कि वो नंबर कभी 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर है बात। तो देखो, शो दैट 4 टू दी पावर n नेवर एंड विद 0, मुझे चीज शो करनी है, कैसे करेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे तो, मोस्टली इसमें पार्ट क्या थ्योरी ही है सही। तो देखो, इफ अ नंबर, बस यही बात जो मैंने तुम्हें बताई ना कि लिख के दिखानी है अपने को। इफ अ नंबर ends with 0, its factorization must have 2 and 5 in it. If a number ends with 0, its factorization must have 2 and 5 in it. But if we factorize 4, then 4 is equal to 2 multiply 2. 4 की फैक्टर क्या होंगे, if I factorize 2, फैक्टर ऑफ 4 आर 2 multiply 2, आएगा 5 इसमें। अब देखो, हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम में कि फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक, हमेशा क्या रहेगा, सेम, कभी नहीं बदलेगा। अब मैं 4 की पावर कुछ भी लगा दूं, 4 एक बार निकालो, 2 बार निकालो, 3 बार निकालो, 4 बार निकालो, फैक्टराइजेशन हमेशा क्या रहेगी, 2 multiply 2 ही रहेगी, यूनिक ही रहेगी, कभी नहीं बदल सकती, है ना। तो अगर मैं 4 की पावर n कर दूं तो भी क्या होगा, इन्हीं फैक्टर्स की पावर n हो जाएगी। Why? Because by fundamental theorem of arithmetic. By fundamental theorem of arithmetic, factorization is unique. तो पावर चाहे कितनी भी हो, हर बार मुझे क्या मिलेगा,
2 मल्टीप्लाई 2 ही मिलेगा, 5 आना पॉसिबल है क्या? और 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम एक 5 तो चाहिए। ओके, सो इट इज क्लियर दैट factorization of 4 do not have 5 in it. So it is clear that 4 to the power n never ends with 0. Hence proved. अब बताओ, बात समझ नहीं आई तो रिपीट करना है तो बता दो। समझ रहे बात को कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है इसका मतलब क्या है? 10 से डिविजिबल होगा। और 10 के फैक्टर क्या है? 2 और 5। तो 10 में तब आएगा कोई नंबर जब वो 2 के टेबल में भी आ रहा हो और वो 5 के टेबल में भी आ रहा हो। अगर वो 2 और 5 दोनों के टेबल में आ रहा है मतलब 2 और 5 उसके फैक्टर है। तो 2 और 5 अगर उसके फैक्टर है तो फिर यहां होने चाहिए ना फैक्टराइजेशन में, यहां क्यों नहीं है? फिर यहां पर क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। और 5 अगर नहीं आ रहा इसका मतलब क्लियर है बात? कर लो इसको नोट। चलो करें। अब देखो एक क्वेश्चन भी ऐसा, अगर 1.1 खोलोगे ना उसमें भी लिखा हुआ है शो दैट 6 टू द पावर n नेवर एंड विद 0। सेम क्वेश्चन है ऐसा, है ना? तो सेम चीज, तो factorization of 6 will be 6 is equal to, if I do factorization 6 then 2 पे 3 पे 1, so 2 multiply 3, 6 to the power n is equal to 2 multiply 3 to the power n। स्टिल देखो वहां 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 10 तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी कभी 0 से एंड नहीं होगा। हो गया, कर लो कैसे, ये नोट कर लो, ठीक है? ये 2017 में आया था क्वेश्चन, 6 टू द पावर n। और तुम्हें ऐसे दो क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। एक तो 7 टू द पावर n प्रूव करना है कि नेवर एंड विद 0, ठीक है? और एक प्रूव करना है 12 टू द पावर n, ये भी पहले आए हुए हैं पहले क्वेश्चन। हाँ, 7 टू द पावर n ये इस बार भी आया था, 2025 में भी आया था। 6 टू द पावर n, इसके चांसेस तो कम है 6 टू द पावर n के। ये बेसिक पेपर में था 2025 में, डाउन टर्म 1 में आया था उस टाइम पे। उस टाइम 2 टर्म हुए थे ना, टर्म 1 टर्म 2। हाँ, इस बार क्या नहीं, इस बार सेमेस्टर्स में नहीं, इस बार डबल पेपर होगा तुम्हारा। तुम चाहो तो 2 पेपर दे सकते हो, मतलब तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तुम दोबारा दे सकते हो, बट पंगे में मत पड़ना वो वाले में। Now 1.1 question number 1, write the following as the product of its prime factor। तो हमने अभी पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कहती है? हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहता करके दिखाओ। पहला क्या है? 140, ये रहा 140, किस पे जाएगा? 2 पे। कितना आएगा? 70। कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 5 पे 7 7 एंड 1। तो 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। यू कैन राइट इट 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछ लेता है। पहला क्या कि नंबर दे दिया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के दिखाओ, लिख के दिखा दिया। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि इफ वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 तो ये बताओ कि इसके फैक्टर्स की पावर का सम क्या होगा? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो क्या होगा? फैक्टर्स कितने हैं? ये 2 है, ये इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। 2 + 1 3, 3 + 1 4।
Find the sum of the powers of factor of the prime factorization of 140. 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर्स का सम निकाल के दिखाओ। तो फैक्टराइजेशन कर दो, पावर्स की फॉर्म में लिख दो और पावर्स को प्लस कर दो, हो गया। अब ये देखो इसके लास्ट में क्या 0 आ रहा है ना, देखो इसके पास 2 और 5 दोनों है, इसलिए 0 आ रहा है। नहीं हो तो ना आए, दोनों में से एक भी गायब कर दो। 5 गायब किया, 7 4 जा 28, आया 0? नहीं, 2 गायब कर दो, 7 5 जा 35। कर लोगे सारे पार्ट ऐसे ऐसे, ये तो बहुत सिंपल चीज है। तो बचे हुए इसके सारे पार्ट करके लाने कल के होमवर्क में, ठीक है। 2 क्वेश्चन वो हो गए और जो 3-4 पार्ट इसके बच गए ये चारों करके लाने हैं अपने को, फैक्टराइजेशन करके लानी है इनकी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ, ठीक है। क्या होता है एलसीएम दिया? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या होता है इसका? एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है। तो मल्टीपल क्या होते हैं पहले तो ये बताओ मुझे। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाकी सब पे तो बाद में जाएंगे, पहले मुझे ये बता दो कि व्हाट आर मल्टीपल्स एंड व्हाट आर फैक्टर्स। कौन डिफाइन कर सकता है इसको, बताओ। यस रिया। देखो अगर मैं बात करूं 12 के फैक्टर्स की, तो फैक्टर का मतलब है कि 12 किस किस के टेबल में आ रहा है, बताओ किस किस में आ रहा है। सबसे पहले तो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, देन 6 में आएगा, देन 12 में आएगा। दीज आर द नंबर्स जो कि 12 के फैक्टर्स हैं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। नहीं, फैक्टर्स वो नंबर हुए जिनकी टेबल में 12 आ रहा है, मल्टीपल वो नंबर है जो 12 की टेबल में आ रहे हैं। What are the multiple? Multiple of 12 are 12, 24, 36, 48, 60, 72. These are called multiple. तो फैक्टर क्या है? जो उस जिनकी टेबल में गिवन नंबर आता है, लाइक एक नंबर है जिसका मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो गिवन नंबर किस किस के टेबल में आ रहा है, वो सब उसके क्या हुए? फैक्टर। और उसके टेबल में कौन कौन आ रहा है, वो क्या हुए? मल्टीपल। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लिखो पहले तो इस चीज को लिखो, एज एग्जांपल लिखो, ऊपर हेडिंग लगाओ, ये एलसीएम एचसीएफ फुल फॉर्म लिखो और ये एग्जांपल लिखो पहले तो। अब सेकंड वर्ड हमारे पास है क्या? कॉमन। कॉमन, अब कॉमन कैसे निकलेगा? एक ही नंबर में कॉमन निकल सकता है क्या? कॉमन का मतलब क्या होता है? एक जैसा। एक जैसा किसमें? कम से कम 2 चाहिए ना कंपेयर करने के लिए हमें। जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकलता है कभी एक नंबर का निकलता है, कितने नंबर का निकलता है? कम से कम 2 नंबर चाहिए, है ना, एटलीस्ट 2 डिजिट्स हमारे पास हो, ताकि उनमें से कॉमन देख के निकाल सके। तो मुझे क्या चाहिए यहां तो? क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल 2 नंबर्स का। और यहां पर क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फैक्टर्स के लिए, एक बार एचसीएफ की बात कर लेते हैं, तो मेरे पास एक नंबर तो 12 हो गया। दूसरा नंबर ले लेते हैं यहां पे अपने फैक्टर्स ऑफ 18। क्या क्या हो जाएंगे बताओ? हाँ, 1 2 3 6 9 12। 12 में नहीं 18 में आएगा सीधा। बताओ ये नंबर है। अब इसमें से कॉमन क्या है? 2 3 6, ये 3 नंबर कॉमन है। मुझे निकालना था कॉमन फैक्टर। एक, कितने निकले? 3। कॉमन फैक्टर कौन सा?
हाईएस्ट अमंग ऑल, सबसे बड़ा कौन सा इनमें से बताओ? 6। तो HCF क्या आया? तो ये एक्चुअल प्रोसेस है HCF निकालने का। HCF क्या होता है कि नहीं, दो नंबर्स के फैक्टर, उनमें से कॉमन फैक्टर्स में से भी सबसे बड़े वाला फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर इज कॉल्ड HCF। HCF इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो हम वो निकालते हैं वो एक मेथड है यही HCF को निकालने का। अगर मैं तुम्हें उससे निकाल के दिखाऊं तो 12 को अगर फैक्टराइज करो ऑन द टेबल ऑफ 2, 6 पे जाएगा 2, 3 पे जाएगा 3, 1, 18 से निकाले तो 2, 9, 3, 3, 3, 1, 12 is equal to 2 multiply 2 multiply 3, 18 is equal to 2 multiply 3 multiply 3। कॉमन क्या आया? HCF is equal to 2 multiply 3 आया 6। देखो ठीक है। ऐसी बात करते हैं अपने कॉमन मल्टीपल्स की। अगर यहां भी मैं 18 ले लूं एक बार के लिए या 6 ले लेते हैं, 6 लेना है तो क्या आएगा? 6, 12, देन 18, उसके बाद 24, 30, 36। तो देखो अब इसमें बताओ ये सारे मल्टीपल्स हो गए इनके। अब कॉमन क्या आया? 12 आ रहा है, 24 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है, आगे और भी आ जाएंगे, है ना। तो मेरे पास कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, मुझे कौन सा चाहिए? लीस्ट वन, सबसे छोटे वाला कौन है इनमें से? बड़े तो बहुत सारे आ जाएंगे, सबसे छोटा कौन है? 12। सो एलसीएम इज 12। मल्टीपल्स, दो नंबर के मल्टीपल्स, उनमें भी कॉमन मल्टीपल, और उन सब में भी सबसे छोटा कौन है? 12। तो एलसीएम इज 12। चेक कर लो 6 और 12 का क्या आता है। इसके ही मेथड था हमारे पास 2, 3, 6, 2, 3, 3, 3। तो क्या आया एलसीएम? 2 multiply 2 multiply 3, 4 3 आया। तो वो क्या है? एक्चुअल प्रोसेस इज दिस, और वो क्या है? मेथड। क्या है? मेथड। विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग LCM एंड HCF। ये बात क्लियर हुई? हो जाएंगे ऐसे। तो अगला क्वेश्चन यही है हमारे पास कि नंबर्स दे रखे हैं और हमें क्या निकालने हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको नोट कर लो, करना है तो फटाफट।